30 वर्षीय राजू के सपने बहुत बड़े होते हैं, लेकिन वह शादी के कुछ दिनों बाद ही कमाने के लिए दुबई चला जाता है ताकि पत्नी गीता को हर तरह की खुशियां दे सके। लेकिन जिस दिन वह विदेश से घर लौटता है, अगली सुबह गांव के तालाब में उसकी लाश मिलती है। आखिर राजू की हत्या किसने करी? राजू 6 अप्रैल 2023 को जब दुबई से गोरखपुर के गांव मल्हीपुर में स्थित अपने घर आता है तो घर वालों की खुशियों का ठिकाना नहीं रहता है। वह पूरे 2 साल 2 महीने बाद घर लौटता है, इसलिए सबके चेहरे खुशी के मारे खिले हुए होते हैं। कोई दौड़कर राजू के लिए बिस्किट पानी लाता है तो कोई उसके हाथ से अटैची लेकर उसके कमरे में रख देता है। घर वाले जानते हैं कि वह सबके लिए कुछ ना कुछ कीमती गिफ्ट जरूर लेकर आया होगा, लेकिन झील सी गहरी एक जोड़ी आंखें पर्दे की ओट से छिपकर राजू को देख रही होती हैं। राजू को ऐसा लगता है जैसे उसे कोई पर्दे के पास खड़े होकर एकटक देख रहा है। जब पलटकर राजू पर्दे की ओर देखता है तो वहां कोई नजर नहीं आता है। फिर राजू सोचता है कि शायद ये उसका कोई भ्रम हो, वहां खड़ा होकर भला कोई उसे क्यों देखेगा। थोड़ी देर माँ बाप के पास बैठने और पानी पीने के बाद राजू उठकर अपने कमरे में चला जाता है, जहां उसकी पत्नी गीता उसके इंतजार में कब से पलके बिछाए बैठी हुई होती है। पर्दे की ओट से छिपकर गीता ही अपने पति को निहार रही होती है। पति को देखते ही गीता का चेहरा खुशियों से खिल उठता है। गीता इतनी खुश होती है कि उसके मुंह से कोई बोल नहीं निकलता है। राजू भी पत्नी को देखकर बहुत खुश होता है, क्योंकि सालों बाद दोनों का मिलन होता है। दरअसल शादी के 6 महीने बाद ही राजू अपनी पत्नी गीता को माँ बाप की सेवा के लिए घर पर छोड़कर दुबई कमाने चला जाता है। राजू पत्नी से वादा करता है कि जब वह दुबई से लौटकर आएगा तो उसे भी विदेश अपने साथ लेकर जाएगा। जिंदगी के बाकी सुखी पल दोनों ही वहीं साथ बिताएंगे। घर में उस शाम राजू की पसंद का खाना बनाया जाता है। लंबा सफर तय करके राजू घर पहुंच जाता है। सफर की थकान से थक कर चूर होता है, इसलिए बिस्तर पर लेटते ही खर्राटे भरकर सो जाता है। इधर गीता रसोई के काम में लगी हुई होती है। चौका बर्तन से निपटकर गीता भी बिस्तर की ओर चली जाती है। एक नजर बिस्तर पर सो रहे पति पर डालती है और प्यार से उसके गाल को सहलाती है और हौले से मुस्कुराकर फिर वह सो जाती है। अगली सुबह जब गीता की आंखें खुलती हैं तो देखती है पति उसके पास बिस्तर से गायब होता है। गीता उठकर बैठ जाती है। कमरे का दरवाजा भिड़ा हुआ और सटकनी खुली हुई होती है। बिस्तर पर बैठी गीता कुछ देर सोचती है, फिर बिस्तर से उठकर नित्य क्रिया में जुट जाती है। सुबह के 8 बज जाते हैं। राजू अभी तक कहीं भी नजर नहीं आता है। पत्नी गीता को चिंता हो जाती है। अपने ससुर रामप्रीत से पति के बारे में पूछती है कि पापा जी, आपने उन्हें देखा है क्या? आपसे कुछ बोलकर कहीं गए हैं? आखिर इतना समय हो गया, वह कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। रामप्रीत आगे कहता है, नहीं बहू, सुबह से मैंने राजू को घर से बाहर कहीं जाते हुए नहीं देखा। आखिर कहाँ चला गया? रामप्रीत के चेहरे पर परेशानी की लकीरें उभर आती हैं। गीता ससुर से कहती है, पापा जी पता करिए कहाँ गए हैं वो, घबराहट के मारे मेरा दिल बैठा जा रहा है। ससुर कहते हैं, घबराओ मत बहू, वर्षों बाद लौटा है, कहीं बैठा होगा यार दोस्तों के साथ, गप्पे लड़ा रहा होगा, थोड़ी देर में आ जाएगा। ससुर की बात सुनकर गीता रसोई की ओर बढ़ जाती है और सभी के लिए नाश्ता बनाने लग जाती है। इधर रामप्रीत यह सोचकर हैरान हो जाता है कि सचमुच बेटा सुबह से कहीं भी नजर नहीं आ रहा है। न तो किसी ने उसे कहीं बाहर जाते हुए देखा है और नहीं आते हुए। आखिर वह कहाँ चला गया? वाकई ये तो चिंता वाली बात होती है। इतना सोचकर रामप्रीत का मन घर पर नहीं लगता है और वह पत्नी से बताकर बेटे को ढूंढने गांव में निकल जाता है। बेटे के जो भी दोस्त उन्हें रास्ते में मिलते हैं, सबसे वह बेटे राजू के बारे में पूछता है, लेकिन सभी दोस्त मना कर देते हैं। बल्कि उन दोस्तों को तो यह भी नहीं पता होता है कि राजू दुबई से वापस कब आया है। बेटे के दोस्तों का जवाब सुनकर रामप्रीत हैरान रह जाते हैं। बेटा न तो घर में है, न ही दोस्तों से मिला, तो आखिर वह कहाँ गया? यह सोचकर रामप्रीत का माथा चकरा जाता है। राजू के पिताजी बेटे की टेंशन में बैठे हुए होते हैं कि तभी गांव का किशोर नाम का एक लड़का दौड़ता हुआ सीधा रामप्रीत के पास आकर रुकता है। उसके चेहरे के हाव भाव से लग रहा होता है कि जैसे वह कोई जरूरी बात बताना चाहता है। किशोर राजू के पिताजी को जोर जोर से हाँफते हुए कहता है कि चाचा, गांव के बाहर वाले तालाब के किनारे पर एक लाश पड़ी हुई है, वह लाश आपके बेटे राजू की है। रामप्रीत इतना सुनकर चौंक जाते हैं और कहते हैं, क्या मेरे बेटे राजू की लाश? यह सुनकर राजू के पिता को विश्वास नहीं होता है। राजू के पिताजी गांव के बाहर स्थित तालाब के पास जाते हैं। तालाब के किनारे लोगों का मजमा लगा हुआ होता है और तमाशबीन बनकर लोग पानी में तैर रही लाश को देख रहे होते हैं। भीड़ देखकर रामप्रीत का कलेजा जोर जोर से धड़कने लगता है। वह भीड़ को चीरते हुए सीधे तालाब के किनारे पर पहुंचते हैं।
जहां लाश पड़ी हुई होती है। लाश देखकर उनका शरीर थर थर कांपने लगता है और वह धम्म से जमीन पर गिर पड़ते हैं। मौके पर जमा भीड़ उन्हें संभालती है और कंधों पर टांग कर तालाब के पास से थोड़ी दूर लाकर बैठा देते हैं। रामप्रीत सिर पर दोनों हाथ रखकर बिलक बिलक कर रोने लगते हैं। लाश उनके बेटे राजू की होती है। मौके पर जमा लोग राजू के तालाब में डूबकर मरने की बात कर रहे होते हैं। यह सुनकर रामप्रीत हैरान होते हैं कि बेटा जब घर में सो रहा था तो वह कब तालाब के पास आया कि उसकी पानी में डूबने से मौत हो गई। तमाशबीन लोग भी यही सोच सोचकर हैरान होते हैं कि अभी तो कल ही विदेश से लौटकर आया है और कैसे क्या हुआ कि इसकी मौत हो गई। पल भर में राजू की मौत की खबर घर पहुंच जाती है। जैसे ही खबर घर पहुंचती है तो वैसे ही घर में रोना धोना शुरू हो जाता है और घर में मातम छा जाता है। फौरन घर के और लोग भी भागते हुए मौके पर पहुंचते हैं, जहां जमीन पर रामप्रीत बिलक बिलक कर रो रहे होते हैं। इसी बीच भीड़ में से ही कोई इसकी सूचना नजदीकी थाने में दे देते हैं। घटना की सूचना मिलते ही इंस्पेक्टर अपनी टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंच जाते हैं। पुलिस लाश को तालाब से बाहर निकलवाकर उसका निरीक्षण करती है और जरूरी कार्रवाई भी पूरी करके पोस्टमार्टम के लिए भिजवा देती है। पुलिस मौके पर मौजूद मृतक राजू के घर वालों से उसकी मौत के बारे में पूछती है तो घर वाले कोई उत्तर नहीं दे पाते हैं कि उसकी मौत कैसे हुई। बस इतना ही बताते हैं कि बेटा विदेश से घर लौटता है और रात में खाना खाकर सोता है। उसके बाद उसकी लाश तालाब में तैरती हुई मिलती है। घर वालों का जवाब सुनकर इंस्पेक्टर के पैरों तले से जमीन खिसक जाती है और सोचने लगते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है कि घर में सोए व्यक्ति की करीब 1 किलोमीटर दूर लाश मिले। मामला गंभीर होता है और उसमें हत्या की बू आने लगती है, जबकि मौके पर मौजूद गांव वाले उसकी मौत पानी में डूबने से हुई बताते हैं। राजू की मौत पूरी तरह रहस्य की काली चादर में लिपटी हुई होती है। हत्या के शक के आधार पर इंस्पेक्टर मौके की जांच पड़ताल करते हैं, लेकिन वहां ऐसा कोई संघर्ष का निशान नहीं मिलता है जिससे यह साबित हो सके कि मृतक ने हत्यारों का कोई विरोध किया हो। लाश देखकर पुलिस किसी भी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के सही कारण के बारे में पता लगाया जा सकता है। अगले दिन राजू की पोस्टमार्टम रिपोर्ट थाने पहुंच जाती है। रिपोर्ट पढ़कर इंस्पेक्टर चौंक पड़ते हैं, क्योंकि रिपोर्ट में मृतक की मौत गला दबने से हुई बताई जाती है। मतलब बात शीशे की तरह साफ हो जाती है कि पानी में डूबने से राजू की मौत नहीं हुई, बल्कि रिपोर्ट में उसकी गला दबकर हत्या की जाती है। राजू की हत्या कहीं और करके लाश को पानी में फेंक दिया जाता है। पुलिस मृतक राजू के कमरे की गहनता पूर्वक जांच करती है और जांच के दौरान बेड के नीचे से टूटी हुई प्रेगनेंसी किट, एक डायरी और एक फोटो और एक टूटा हुआ मोबाइल बरामद होता है। पुलिस इन सामान को बतौर साक्ष्य अपने कब्जे में ले लेती है। घर वालों से पूछताछ करने पर पता चलता है कि टूटा हुआ मोबाइल मृतक राजू का है। इससे एक बात तो स्पष्ट हो जाती है कि जो कुछ भी हुआ है इसी कमरे में घटा है। पुलिस के शक के घेरे में मृतक की पत्नी गीता आ जाती है, क्योंकि वह अपना बयान बार बार बदलती है। इसलिए पुलिस फिलहाल जानबूझकर उसकी ओर से अपना ध्यान हटा लेती है, ताकि वह कोई ऐसी हरकत करे कि पुलिस के शिकंजे में फंस जाए। कमरे की तलाशी लेने के बाद पुलिस रामप्रीत से उनकी बहू गीता और खुद रामप्रीत का सेल फोन नंबर लेकर वापस थाने लौट आती है। फिर गीता के मोबाइल नंबर की 1 महीने की कॉल डिटेल निकलवाती है। कॉल डिटेल्स देखकर इंस्पेक्टर चौंक जाते हैं। मृतक राजू की पत्नी गीता के फोन पर अक्सर एक ही नंबर से कॉल आता है और उसी नंबर पर इसकी ओर से भी कॉल की जाती है। दोनों के बीच में घंटों घंटों तक बातें होती हैं। यही नहीं, जिस रोज राजू घर में सोया हुआ होता है और रहस्यमय तरीके से उसकी लाश तालाब के किनारे मिलती है, उस रात भी उसी नंबर पर गीता करीब 8 बार बात करती है। इस बात से पुलिस के शक को और पुख्ता कर देती है कि पति की मौत में पत्नी का हाथ अवश्य है। यही नहीं, जिस नंबर से अक्सर गीता के फोन पर कॉल आती है, कॉल जाती है, पुलिस उस नंबर की जांच करती है। वह नंबर किसी ब्रजेश नाम पर आवंटित होता है, जो गोरखपुर जिले के ही खजनी थाना क्षेत्र के रामपुर पांडे का रहने वाला होता है। मूल रूप से पुलिस उसके बारे में जानकारी जुटाती है तो पता चलता है कि वह शख्स मृतक के सगे बहनोई का छोटा भाई होता है। वह दिल्ली में रहकर किसी कंपनी में नौकरी करता है। रिश्ते में गीता ब्रजेश की सलज लगती है। पुलिस के पास गीता और ब्रजेश को गिरफ्तार करने के लिए पर्याप्त साक्ष्य इकट्ठा हो जाते हैं। तुरंत ही पुलिस गीता को हिरासत में लेकर उससे कड़ाई से पूछताछ करती है तो पल भर में ही अपना जुर्म कबूल कर लेती है और बताती है कि पति की हत्या उसने अपने प्रेमी ब्रजेश और उसके दोस्त अभिषेक के साथ मिलकर करी है। हत्या करने के बाद ब्रजेश लखनऊ तो अभिषेक मध्य प्रदेश फरार हो जाता है। लखनऊ के गोमती नगर से पुलिस ब्रजेश को गिरफ्तार कर लेती है और अदालत में पेश कर ट्रांजिट रिमांड पर लेकर गोरखपुर ले आती है। दोस्तों, बुरे काम का बुरा नतीजा होता है, इसलिए हमारा आपसे निवेदन है कि कोई गलत काम ना करें, ना ही गलत रास्ते पर चलें।
दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का मुख्य उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। जागरूक रहिए, सचेत रहिए, सावधान रहिए। आप जहां भी रहें अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटे वाले बटन को ऑल पर सेट करें ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। मिलते हैं दूसरी वीडियो में किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।